हेलो फ्रेंड, मैं एसपी90 आपका स्वागत करते हैं। आज हम विदेशी चित्रकारों के बारे में जानने वाले। चित्रकारों की जो स्टार्टअप हुई है, मतलब किस कला से स्टार्टअप हुई है और अब कौन सी कला इंपॉर्टेंस है, इनके बारे में जानेंगे। मतलब शुरू से लेकर अब तक का, और साथ साथ विदेशी चित्रकारों की जो खास पेंटिंगें हैं उनके बारे में जानेंगे। कौन सा चित्रकार जो मोस्ट पॉपुलर है, जो मोस्टली जो है एग्ज़ाम में अर्थात VFA एग्ज़ाम में अर्थात सभी कलाओं के सभी एग्ज़ामों में ये बहुत ही ज़्यादा जो है फेमस है, और कौन सा चित्रकार किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, ये सारा चीज़ जो है आपको इस वीडियो में कंफर्मेशन होने वाला है। और ये वीडियो आप शुरू से लेकर अंत तक देखना मत भूलिएगा। ओके, तो सबसे पहले आता है हाई रेनेस्का की बात करते हैं। हाई रेनेस्का में सबसे इम्पोर्टेंट जो आता है जो है लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची जो है सबसे पॉपुलर है। उसका मेन इंपॉर्टेंट बात कहें तो हाई रेनेस्का का जो सबसे बेस्ट प्रयोग है, उन्होंने जो है मोनालिसा की पेंटिंग में किया है, तो इनको कवर कर सकते हैं। हाई रेनेस्का में दो और चित्रकार ने काम किया है, माइकल एंजेलो और राफेल। ठीक है, माइकल एंजेलो ने जो मैं बात कर दूं, उनकी जो डेविड की मूर्ति है वो बहुत ही लोकप्रिय है। 13.5 फीट की है, जो संगमरमर से बनाई गई है। ये लोकप्रिय है, विश्व की लोकप्रिय मूर्ति रियलिस्टिक फॉर्म के लिए, मतलब रियलिस्टिक। और अगर यदि राफेल की बात करते हैं तो स्कूल ऑफ एथेंस इनकी खास पेंटिंग है, तो ये जरूर जानिएगा। और ये हाई रेनेस्का के लिए सबसे लोकप्रिय माने गए चित्रकार हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है रीतिवाद। रीतिवाद के जो जनक माने जाते हैं वो है माइकल एंजेलो। माइकल एंजेलो की जैसा कि मैंने बताया कि जो है उनकी जो सबसे प्रसिद्ध मतलब वो मूर्तिकार और जो है चित्रकार हैं। पहले मूर्तिकार के क्षेत्र में वो फेमस माने जाते हैं और सबसे स्ट्रगल वाला चित्रकार माना गया है। तो ये ध्यान दीजिएगा, यदि इनकी जन्म की बात करते हैं तो 1475 से लेकर 1554 मतलब 1564 इनका जो है डेट काल है। और इनका जो इनका जो कला आंदोलन हुआ है वो ईसाई धर्म के संबंधित रहा है। मतलब ईसाई धर्म के संबंधित पर इस रीतिवाद जो इनकी कला रही है, इनकी जो वाद रही है, इन्होंने विरोध किया है ईसाई धर्म पर। तो ये चीज़ ध्यान दे सकते हैं। और इस रीतिवाद का मेन क्या था, मतलब किस तरह का जो है इसमें गतिविधियाँ थी। तो रीतिवाद में जो है यस आकार की जो है घुमावदार की आकृतियाँ बनाई जाती थी। आकृतियाँ सुंदर हुआ करती थी और थोड़ा भयानक वर्ण हुआ करती थी। और ये कहा जाए इसमें थोड़ा नकलीपन दिखाया जाता है। जो चित्र दिखते हैं उसमें नकलीपन का जो है अभाव, नकलीपन दिखता है, इस तरह का जो है रीतिवाद में है। तो ये है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है रोमांसवाद। यस, रोमांसवाद इज द इम्पोर्टेंस। रोमांसवाद में जो आते हैं इसके जनक जो है ओजोन दिलरका, और ये प्रभाववाद के पूर्वज माने गए हैं। जो ओजोन दिलरका जो हैं मतलब प्रभाववाद के पूर्वज। ख्याति की बात करें तो ओजोन दिलरका को जो है यमलोक में दांते व वर्जिल से मिली है। उसकी ख्याति मतलब प्रसिद्धि का कारण है, यमलोक में दांते व वर्जिल से मिली है। इन्होंने ये पेंटिंग बनाई थी जो विश्व भर में बहुत ही लोकप्रिय हुई थी, इसलिए जो है तब जाकर रोमांसवाद पर उनको काफ़ी ज़्यादा विशेष योगदान मिला। जो है ये मैं बात कर रहा हूँ 18वीं शताब्दी की। इसके जो है चित्रकार हैं, एक और दूसरे चित्रकार हैं जिनका नाम है टेयोडोर। दूसरे जो चित्रकार हैं टेयोडोर चित्रकार हैं। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है कि ये एक ऐसे चित्रकार हैं जो अपने घरों में लाश को रखा करते थे। और लाशों का क्या करते होंगे ये आप सोच रहे होंगे। लाशों को वो जो है रख कर जो उनकी हड्डियों को जो है जोड़कर और उनका अध्ययन क्या करते थे। अध्ययन मीन्स उनकी कलाकृतियाँ बनाते थे, उनकी स्टडी किया करते थे। तो ये ऐसे चीज़ हैं जिनका नाम है टेयोडोर जेरिको। जबकि हम लोग इस तरह की गतिविधियों को देखकर काफ़ी हैरान हो सकते हैं। इसमें जो है यदि हम एक गांव की बात आती है या रोमांसवाद में, जिसका नाम बारवीजा गांव है, और जिसमें दो चित्रकार हैं, जिसका नाम बाबा कीरो, दूसरा है जॉन मिले। बाबा कीरो जो है रोमांसवादी के सबसे प्रसिद्ध चित्रकार हैं। जॉन मिले जो है ग्रामीण दृश्य के लिए सबसे लोकप्रिय माने गए हैं। और बाबा कीरो की बात करते हैं तो वो भी जो है ग्रामीण चित्रों के लिए और बाकी मतलब बाहरी कार्यों के लिए भी काफ़ी स्पष्ट माने गए हैं। यदि हम बात करें तो जॉन मिलर की बात करें तो जॉन मिलर ने सिर्फ अपने क्षेत्र में रहकर ही काम किया, मतलब बाहर जाकर उन्होंने काम नहीं किया अपने जीवन काल में। इसके बाद जो है इनके ये रोमांसवाद की दो धाराएं मानी गई हैं, प्रकृति आश्रित और दृश्य आश्रित। अब ये मित्र आप समझना पाएंगे कि ये प्रकृति आश्रित और दृष्टि आश्रित है क्या, तो ये क्लियर कर लीजिए। दृष्टि आश्रित वो है जो पेंटिंग आप देख रहे हैं उसमें कोई ना कोई कल्पना करके कोई नई चित्र को ऐड कर देना। और यदि देखो, अब मैं आपको धीरे धीरे क्लियर कर रहा हूँ। प्रकृति आश्रित में सबसे लोकप्रिय जो थे कांस्टेबल थे, मतलब वो आकाश में।
प्रकृति आश्रित मतलब जो रियल है वो रियल है, मतलब प्रकृति में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया। सपोज दैट पीछे आप जिस तरह का चीज़ देख रहे हो वही उन्होंने बनाया है, उसको खूबसूरती से बनाया है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया है। ठीक है, तो जो कांस्टेबल थे ये बहुत ही लोकप्रिय थे। कांस्टेबल जो हैं आकाशीय और बादलों के लिए सबसे लोकप्रिय माने गए हैं कांस्टेबल। यदि दृष्टि आश्रित की बात करते हैं तो टर्नर बहुत ही लोकप्रिय हैं। टर्नर एक ऐसे चित्रकार हैं जो समुद्री कलाकृतियों के लिए बहुत ही लोकप्रिय हैं। शुरुआत में उनकी कलाकृतियों को बहुत विरोध किया गया, बहुत मजाक उड़ाया गया, लेकिन जैसे जैसे जो है साल बीतते गए उनकी कलाकृतियों को बहुत महत्व मिला जो है। टर्नर का एक खास पेंटिंग है जहाज़ का टूटना, इनको आप ज़रूर मत भूलिएगा, मतलब बहुत ही मोस्टली इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं नवशास्त्रीवाद। नवशास्त्रीवाद इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट। 1760 में नवशास्त्रीयवाद को जो स्टार्ट किया गया था, इसको पारंपरिक कला कहा गया है। पारंपरिक कला नवशास्त्रीवाद को कहा गया है। इसका जो जन्म हुआ था वो फ्रांस में हुआ था, और इसके जो प्रसिद्ध जो है कलाकार थे, वो प्रसिद्ध जो जनक थे वो तो जॉक दाविद, या इनको बोलते हैं डेविड। ठीक है, यदि जॉक डेविड की बात करते हैं तो 1748 से 1825 में इनका जो है जीवन काल रहा है। इनके शिष्य जो थे अंग्र थे, इनके शिष्य का नाम अंग्र थे, जो रेखीय चित्रकारों के लिए बहुत लोकप्रिय थे। मतलब उनकी लाइन इतनी स्मूथ, इतनी प्योर हुआ करती थी कि अग्र जो है बड़ा ही मतलब बेस्ट थे उस प्रकार में। तो अग्र से जो है कलाकृतियों को आप जान सकते हैं। उसके बाद यथार्थवाद। जो कलाकृतियाँ बड़ा ही अलग है, और यथार्थवाद के जो जनक हैं वो हैं गुस्ताव कुर्वे थे, और ये इनका जो उदय हुआ है यथार्थवाद का, ये हुआ है कहाँ हुआ है? ये उदय हुआ है पेरिस में हुआ है। और गुस्ताव कुर्वे ये कहते हैं, उन्होंने कुछ बात कही है कि गुस्ताव कुर्वे कहते क्या हैं कि जो मैं देखता हूँ मैं वही बनाता हूँ, यदि आप देवता दिखाओ तो मैं देवता बनाऊँगा। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि यदि आपको लगता है कि धरती पर भगवान हैं, भगवान को हमें दिखाओ, हम जरूर बनाएंगे। कहने का मतलब बिलीव करते थे रियल लाइफ से गुस्ताव कुर्वे थे, वो रियल लाइफ के चित्र बनाया करते थे। इसके अलावा भी जो है 3 चित्रकार और आ जाते हैं, जिसमें दोमिया हैं। दोमिया जो है व्यंग्य चित्रकार, हास्य चित्रकारों के लिए बहुत ही लोकप्रिय माने जाते हैं। तो ये तो रियल है। उसके बाद ये दोमिया जो थे फ्रांस के रहने वाले थे। उसके बाद अल्फ्रेड ड्यूरर थे। अल्फ्रेड ड्यूरर की बात करें ना, उनके घुंघराले बाल, उनकी पेंटिंगों में देखेंगे घुंघराले बालों की जो रियलिस्टिक फॉर्म है ना, रियलिस्टिक जो बाल है वो जो है अल्फ्रेड ड्यूरर हैं। यदि भित्ति चित्रकारी के लिए और घुंघराले बाल के लिए जो है अल्फ्रेड ड्यूरर बहुत ही लोकप्रिय थे। इसके बाद आते हैं गोया भी जो है यथार्थवाद पेंटिंग में रियलिस्टिक फॉर्म के चित्र बनाने में बहुत ही मशहूर थे। इनकी ऑयल पेंटिंग की जो तकनीक थी ना, रियल में शाबाश वाली है। यथार्थवाद के बाद आता है नव प्रभाववाद जो नया प्रभाववाद कह लीजिए। इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता जो है ऑप्टिकल मिश्रण और दृष्टिजन मिश्रण इसकी विशेषता है। इसके जनक जो हैं जॉन सोरा हैं, और जॉन सोरा के जो है पेरिस के रहने वाले हैं। और इनकी जन्म की बात करते हैं 1859 से लेकर 1891 इनका जो है जीवन काल रहा है। और एक कम आयु में जो है कितना 32 आयु में ही इनका देहांत हो जाता है। इनकी एक पेंटिंग जो है बहुत ही लोकप्रिय है, जिसना इनकी लोकप्रियता का जो मेन कारण है वो है स्नान मग्न से है। स्नान मग्न की खास पेंटिंग है। इन्होंने अपने जीवन काल में जो है टोटल जो है 250 पेंटिंगें बनाए जो हैं। ठीक है, ये नव प्रभाववाद के चित्रकार हैं जो 1884 में लोकप्रिय माना गया है। अब आते हैं प्रभाववाद की बात करते हैं। प्रभाववाद लोकप्रिय हो सकता है। प्रभाववाद के जो जनक हैं वो मोने हैं। मोने हैं, और इनकी पहली पेंटिंग है सूर्योदय का प्रभाव से ये प्रभाववाद का जन्म होता है। और सर्वप्रथम इसको कहा गया है, इन्होंने सर्वप्रथम परंपराओं का उल्लंघन किया है। मतलब जो भी परंपराओं में जो चीज़ें थी उनको जो है विरोध किया है। और इन्होंने जो भी एकेडमी में जो पढ़ाया जाता था उसके विपरीत काम किया करते थे। सबसे बड़ी बात एक खास पाया जाता है कि इन्होंने जो है समय के अभाव के कारण रंगों को मिश्रित नहीं किया है, ना ही छाया प्रकाश डाला है। ये ध्यान दीजिएगा, मतलब बिना मिश्रित किए हुए रंग इन्होंने यूज किया है। इन्होंने अपने प्रभाववाद के कुल 8 पेंटिंग लगाई हैं, और 8 पेंटिंगों में पिसारो ने जो है 8 पेंटिंगों में हिस्सा लिए उन्होंने जो है।
इसमें जो है इसमें 2 चित्रकार और आ जाते हैं, जिसमें मैरी कैसेट हैं जो द्रेगा की शिष्या हैं। मैरी कैसेट जो महिला चित्रकार हैं, और ये एक खास महिला चित्रकार जिसको आप भूल नहीं सकते हैं। त्रुलेक जो है विज्ञापन के लोकप्रिय माने गए हैं, इनको आप ध्यान से। प्रभाववाद के जनक और ये सुदय का प्रभाव आप मत भूलिएगा, इनके बारे में आप ज़्यादा जान सकते हैं। उसके बाद है उत्तर प्रभाववाद। उत्तर प्रभाववाद वेरी इंपॉर्टेंट। उत्तर प्रभाववाद के वजह से 3 चित्रकारों को महत्व दिया गया है, जिसमें पॉल सेजान है, वॉन गो हैं, पॉल गोंग हैं। अब ध्यान दीजिए, पॉल गोंग जो है ना, ये पिस्तौल के कलाकार माने गए हैं, पिस्तौल के लिए सबसे लोकप्रिय कलाकार माने गए हैं। उत्तर प्रभाववाद का यदि विशेष महत्व दिया जाए तो या तो कन्फ्यूजन हो जाती है, या तो पॉल सेजान को कह लीजिए या वॉन गोंग को बात कर लीजिए। वॉन गोंग जो है जीवन में उसका बड़ा ही स्ट्रगल रहा है, इसके बारे में कुछ सुन लीजिए। वॉन गोंग को भी जानते होंगे, उसने जो है किसी मतलब रेस्टोरेंट में गया था और खाने के लिए जो पैसे नहीं थे, महिला थी अर्थात तो उसको प्रेमिका का महत्व दिया गया है, तो पैसे नहीं थे, तो उसने कहा कि तुम्हारे कान इतने सुंदर हैं तो तुम अपने कान क्यों नहीं दे देते हैं। तो वो घर गए और वो अपने कान काट कर जो है अपने जो है लिफाफे में जो उन्होंने भेंट कर दिया। ये ऐसी बात आती है। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें और आ जाता है कि जब उनकी पत्नी का देहांत हो गया था, तब उन्होंने उनके चेहरे के भाव को बहुत ही ध्यानपूर्वक देख रहे थे। यह एक विचित्र जो है, ये इस बातों को इस पर निमित किया गया है, जो है गोली मारकर अपने आप को हत्या कर लिया है। कहा जाए कि इनका जीवन पूरा समय जो है चित्रकला के लिए रहा है, और कलाओं के क्षेत्र में जो है इन्होंने काफ़ी उत्तम काम किए हैं, और इनका जीवन अपने जीवन में सिर्फ मात्र जो है एक ही पेंटिंग बेचा उन्होंने। ये ऐसे चित्रकार हैं। और चित्रकार किसको बेचा था? डॉक्टर गैजेट को बेचा था उन्होंने इनकी पेंटिंग खरीदी थी। तो ये पॉइंट है। इनकी खास एक बुक है, इनके ऊपर एक बुक लिखी गई है जैसे लास्ट फॉर लाइफ। लास्ट फॉर लाइफ जो बुक है इनकी सबसे लोकप्रिय है, इनको आप ध्यान रखिएगा। और वॉन गोंग जो हाईलैंड के रहने वाले हैं। और यदि बात किया जाए पॉल गोंगो की बात करते हैं तो पीला ईशा की पेंटिंग के लिए लोकप्रिय माने गए हैं पॉल गोंग। पॉल सेजान और वॉन गोंग देखा जाए तो अपने साथ जो है कहा जाए कि अपने साथ रहे हुए हैं, सहपाठी के रूप में रहे हुए हैं, लेकिन इन लोगों के अपने दूसरों में जो है अपना बर्ताव को देखकर उन्होंने जो है अलग हुए हैं। आप यदि इनकी स्टोरी के बारे में जानेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा वॉन गोंग के बारे में। अब बात करते हैं फाववाद को हम फ्रांसीसी भी कहते हैं या जंगलवाद भी कहते हैं। और जन्मदाता जो हैं हेनरी माथिस हैं, और हेनरी माथिस की बात करते हैं, इनका जन्म जो जीवन काल है 1800 मतलब 1869 से लेकर 1954 तक इनका रहा है। और ये 19वीं सदी में मतलब 19वीं शताब्दी में ये फ्रांस में इसका जो है फाववाद का जन्म हुआ है। कहा गया कि फाववाद का नेता कौन है तो हेनरी माथिस हैं। और फाववाद का यदि बात करें, यदि हेनरी माथिस की बात करें, एक पेंटिंग है जिसका नाम है ब्लू न्यूड। ब्लू न्यूड इनके खास पेंटिंग है हेनरी माथिस की, तो आप इनको याद रख सकते हैं। उसके बाद आता है किरणवाद। किरणवाद यस, किरणवाद कहते हैं। किरणवाद को रस्मवाद भी कहा गया है, और इसका उदय जो हुआ है इटली में 20वीं शताब्दी में हुआ है। इसको प्रकाश की पुंजों की विशेषता कहा गया है। प्रकाश की पुंजों की विशेषता क्या कहा गया है? पूंजी किरणों के समान रेखाओं का प्रयोग किया गया है प्रकृति और मानव में। यदि इनकी जन्मदाता की बात आप पूछते हैं तो इसके जन्मदाता जो है मिखेल लेरियो-नोद हैं, जो सबसे लोकप्रिय व्यक्ति हैं। इनके बारे में आप ज़्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद घनवाद। घनवाद सबसे लोकप्रिय है, और घनवाद के बारे में बता दूं, घनवाद मोस्टली सभी एग्जामों का मोस्टली आ जाता है। और घनवाद के जन्मदाता माने जाएं तो वो है पिकासो। पिकासो अपने जीवन काल में, अपने जीवन कैरियर में और आज के समय में सबसे ज़्यादा महंगी पेंटिंग बिकने वाला जो है पेंटिंग है वो है पिकासो का है। पिकासो जो रूपों में जो है कलात्मक और आकार में जो है ज्यामितीय आकृतियों का जो है प्रयोग करता था। घनवादी चित्रकारों को रूप का कातिल भी कहा गया है। जो लोग भी मतलब ज्यामितीय और ये कोणीय आकृतियों का प्रयोग किया गया, तो इन लोगों को जितने भी पब्लिक जो थे उनको रूप का कातिल कहते थे। और इसको दो है, यदि कहा जाए घनवाद को 2 भागों में विभक्त किया गया है, घनवात्मक और विश्लेषणात्मक। संरचनात्मक क्या है? संरचनात्मक में जो है ज्यामितीय आकारों को इसमें काम किया जाता था, मतलब ज्यामितीय आकारों को यूज करके जो है पेंटिंग बनाई जाती थी। जबकि संरचनात्मक में जो है वस्तुओं को, विभिन्न तरह के वस्तुओं को चिपकाकर जो है पेंटिंग बनाए जाते थे। चिपका कर डिफरेंट टाइप के जो है पेपरों को, डिफरेंट टाइप के जो है वस्तुओं को लेकर चिपका कर जो है एक नई पेंटिंग बनाई जाती थी। तो ये है सृजनात्मक।
और इसमें इसको जो है आज के समय में कोलाज कहा जाता है। और इस कोलाज के जो जन्मदाता हैं जॉक ब्रॉक हैं। कोलाज के जन्मदाता कौन है? जॉक ब्रॉक हैं। इसमें एक गणितीय चित्रकार हैं जिसको नाम हॉर्न ग्रीस है। गणितीय चित्रकार कौन है? तो जॉन ग्रीस हैं। इसके बाद हैं, यदि मैं पिकासो की बात कर रहा हूँ, पिकासो जो है इनके जीवन कार्य जो है, इनकी जीवन शैली से इनको जो है बुद्धिमान जीनियस भी कहा गया है। इनका जन्म जो हुआ है 1881 में हुआ है। और इनकी यदि प्रसिद्धि कारण बताया तो उन्होंने जो है 1931 में जो है विश्व युद्ध से संबंधित उन्होंने पेंटिंग बनाई थी, भित्ति चित्र बनाई थी पेंटिंग, और जिसमें जो पेंटिंग में दिखाया था आतंक और भयानक को दर्शाया था और इसमें ब्लू रंगों का प्रयोग किया गया था। और ये पेंटिंग है 1934 में गर्वनिका पेंटिंग थी जो 1934 बनाई गई थी, जो आतंक और भयानक का उसमें रूप दिखाया गया, जो विश्व युद्ध को दर्शाया गया था और इसमें ब्लू रंगों के टोन को जो है प्रयोग में लाया गया था। इस पेंटिंग से लोगों को काफ़ी प्रभावित हुए। जो है ये घनवाद के बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद दादवाद है। दादवाद जो है कह लीजिए ना कला का दुश्मन है, कला का जो है सबसे बड़ा दुश्मन कह लीजिए, कला का दुश्मन है, कला का अंत के लिए मानते हैं दादवाद, जिसको बोलते हैं बनी बनाई कला या कह लीजिए झूलती हुई कला, ऐसे कला कह लीजिए। यदि इसको आज के समय में इलस्ट्रेशन भी कहते हैं। विषय की बात करें तो हिंसा, युद्ध और राष्ट्रवाद के प्रति असंतोष जैसे चित्रों को निर्मित किया जाता था। प्रसिद्ध चित्रकार की बात की जाए, सबसे प्रसिद्ध इसमें चित्रकार आते हैं मार्शल घुंसा, यस मार्शल घुंसा। और दूसरे चित्रकार जो आते हैं काबिया। दादवाद के जन्मदाता की बात की जाए तो हुगो हैं, हुगो बाल इनके जो है दादवाद के जन्मदाता हैं। और दादवाद की जन्म की बात करते हैं तो इसका उदय जो है न्यूयॉर्क में जो है 1916 में किया गया था। दादवाद जो लोगों की कलाओं का दुश्मन कहा है इन्होंने। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है भविष्यवाद। भविष्यवाद जो समय को दर्शाता है, जो समय की गति को दर्शाता है, इसके बारे में। इसका उदय जो हुआ था इटली में हुआ था, इटली में हुआ था इसका उदय। और इसके जो जनक थे वो है कवि मारी मेंती, जो है भविष्यवाद के जनक माने जाते हैं। इसके में प्रमुख जो सिद्धांत है उसमें समय विच्छेद दिखाया था। समय विच्छेद मतलब जो गति पर आधारित हो, जो समय को गति के आधारित जो है प्रदर्शित करता हो, इस तरह के थे वो कार्य, जो वो आकृतियाँ जो गति प्रदान करती हो, जो गति पर आधारित हो, इस तरह की भविष्यवाद में दिखाई गई, जो 20वीं शताब्दी में सबसे लोकप्रिय रही हैं। तो इटली में जो है ये जो है कवि मेरी निंती को आप याद रख सकते हैं भविष्यवाद के लिए। नेक्स्ट पॉइंट हम कवर कर सकते हैं तो संरचनावाद। संरचनावाद की बात करें तो संरचनावाद के जनक माने जाते हैं नोब गाबो और पेप्सनर। करने वाले जो कलाकार थे एशियन कलाकार थे। इसके दो कलाकार माने गए हैं एशियन कलाकार। जो दो कलाकार कौन कौन से हैं? आर्की पेमको व बाब डी मीर टाटलिन। संरचनावाद कला कैसी है, ये किस टाइप का कला है, तो ये मैं बताना चाहूँगा। ये इसमें जो है प्लास्टिक, कांच, धातु की चादर, नली, ये सब प्रयोग में लाई जाती है। इसको ज़मीन पर रखा भी जा सकता है और इसको लटकाया भी जा सकता है। मतलब ये सब प्लास्टिक, धातु और तारों को मिलाकर जोड़ जाड़ कर जो है इसकी कलाकृतियाँ बनाई जाती है। ये संरचनावाद कला है। अब बात करते हैं सर्वोच्चवाद। सर्वोच्चवाद 1913 में जो है लोकप्रिय हुई है। मॉस्को रूस में जो है इसका उदय हुआ है। इसके जनक कासिमिर मालविच जो है इसके जनक हैं। सर्वोच्चवाद में जो है विशुद्ध ज्यामितीय आकारों का प्रयोग किया गया है, जिसमें गोल, वर्ग, आयत, त्रिभुज का प्रयोग किया गया है मित्रों। तो विशुद्ध ज्यामिति का प्रयोग करने वाला कौन सा है, तो वो है सर्वोच्चवाद है। तो आप इसको याद कर सकते हैं। इसमें एक पेंटिंग बहुत ही लोकप्रिय है जिसको ब्लैक स्क्वायर कहा जाता है। ब्लैक स्क्वायर, यस ब्लैक स्क्वायर इसकी खास पेंटिंग है, जिसने एक पेंटिंग बनाई थी 1915 में जो है मीर मालविच ने बनाया था। याद रख सकते हैं, जो 1915 में बनाई गई थी। नेक्स्ट पॉइंट आती है औप कला। औप कला को दूसरी यदि बात कहें तो उसको नेत्री कला भी कहा गया है। नेत्री कला, यस ये कला है जो दृष्टि भ्रम के ऊपर आधारित है। दृष्टि भ्रम, देखकर आपको भ्रम हो। तो औप कला का उदय जो हुआ अमेरिका में हुआ है 1930 में। 1930 में अमेरिका में इसका उदय हुआ है। विक्टर वैशाली इसके जन्मदाता हैं। और इसका जन्म जीवन काल की बात करें तो 1906 से लेकर 1997 के बीच में रहा है। और जैसा कि मैंने बताया ना, औप कला को जो है दृष्टि भ्रम से आधारित माना गया है। इसमें ज्यामितीय आकारों के छोटे छोटे टुकड़ों को पिचकारी भूमि पर जो है अंकित करते हैं, मतलब चित्रों पर बनाते हैं, जिसको देखते पर लगता है झिलमिलाती हुई लग रही है। जैसे ये पेंटिंग देख रहे हैं ना, जैसे लग रही है झिलमिलाती हुई जो है नज़र आ रही हैं। तो इसको औप कला कहते हैं, जिसको नेत्री
नेत्री कला कहा गया, जिसको भ्रमित कला कहा गया है, ये है ऑप कला, जो 1930 में अमेरिका में बहुत लोकप्रिय है। आज भी इसकी लोकप्रियता कम नहीं हुई है। अब बात करते हैं ऑप कला। अरे ऑप कला मत बोलिए, पॉप कला। यस, पॉप कला जो है इनकी जो इसकी विख्यात की बात करें तो 1952 मतलब 1952 में जो है पॉप कला को उदय जो हुआ है इंग्लैंड में हुआ है। इसके जन्मदाता है एंडी वॉर्होल। एंडी वॉर्होल इसका जन्मदाता है और इसका विषय जो रहा है वो विज्ञापन चित्र रहा है, चलचित्र रहा है, आकाश संचार से संबंधित इसमें चित्र बनाए गए। विषय एंडी वॉर्होल और इसका उदय हुआ है 1952 में। कहाँ? इंग्लैंड में। तो पॉप कला को आप नहीं भूलिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं अभिव्यंजनावाद। अभिव्यंजनावाद की कला की बात करते हैं तो इसका उदय हुआ है जर्मनी में हुआ है, जो 1863 में इसका उदय हुआ है। इसके जो पितामह माने गए हैं, दो चित्रकारों को माना गया है। पहले तो माने गए वॉन गॉन्ग और एडवर्ड मुक। तो इनको आप मान सकते हैं, जैसे उत्तर प्रभाववाद को भी जन्मदाता जो है वह इनको दिया गया है, जैसे वॉन गॉन्ग को। तो ये उत्तर प्रभाववाद के साथ साथ इनको जो है अभिव्यंजनावाद के को भी माना गया है। अभिव्यंजनावाद के पितामह कौन? वॉन गॉन्ग हैं और इसके और साथ ही साथ एड मुक भी हैं। और एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट मिल जाता है, ऐसे कौन से चित्रकार हैं जिनके चित्रों में जो है बीमारी का असर दिखता है? तो वो है एडवर्ड मुक। ऐसे चित्रकार में जो बीमारी का जो है प्रभाव दिखता है। तो है दो भागों में विभक्त किया गया है। दो डी ब्रूके संस्था के जो हैं जो जन्मदाता है वो किश्नर हैं। मतलब अभिव्यंजनावाद का जो संबंध है वो अभिव्यक्ति से है। इसमें यहाँ पर आकृतियों को कोई महत्व नहीं दिया जाता। जिन्होंने आकृतियों को खत्म करने वाले माने गए हैं कैंडिस्की, आप इनको ध्यान दे सकते हैं। इसमें गणितीय तत्व के जो है चित्रकार माने गए हैं तो पॉप कली हैं। और पॉप कली जो थे ना अपने जीवन काल में 9000 पेंटिंगें बनाए हैं, तो जो दंग हो जाएंगे। ऐसे तो नहीं कहेंगे, आप देख लीजिएगा, रियली में बहुत ही इंटरेस्टिंग हो लगता है। नेक्स्ट है एक्शन पेंटिंग। एक्शन पेंटिंग कैसा? क्या लड़ाई झगड़ा करना है? नहीं। एक्शन पेंटिंग ऐसी पेंटिंग है, डिब्बा है जिसमें रंग भरा हुआ है, उसमें छेद कर कर कैनवास को जमीन पर लटाया गया है और उसको जो है बार बार से घुमा घुमा कर जो है डिफरेंट टाइप की पेंटिंग बनाई जाती है। यह पेंटिंग जिसका नाम दिया जाता है एक्शन पेंटिंग, वो अमेरिका में हुआ है। इसके जो जन्मदाता है वो है जैक्सन पोलाक। और जैक्सन पोलाक जो है जर्मनी के रहने वाले हैं। जैक्सन पोलाक कहाँ के रहने वाले? जर्मनी के रहने वाले हैं। जैक्सन पोलाक का जन्म हुआ था, उसी के एक साल बाद एक प्रदर्शनी लगाई गई थी। और एक प्रदर्शनी का नाम था आमरी शो प्रदर्शनी। और ये विश्व की सबसे बड़ी प्रदर्शनी मानी गई थी, जिसमें 2000 डिफरेंट टाइप की पेंटिंगों को प्रदर्शित किया गया था 1913 में। यदि मैं जैक्सन पोलाक की बात करते हैं तो जैक्सन पोलाक के जो जन्म की बात करें तो 1912 से 1956 के बीच में इनका जीवन काल रहा है। उनकी खास पेंटिंग की बात करें, मतलब यदि एक्शन पेंटिंग में खास पेंटिंग की बात करें तो नाम है ब्लू पोल्स, जो 1952 में इन्होंने बनाया है जैक्सन पोलाक। जैक्सन पोलाक किससे जन्मदाता है? एक्शन पोलाक के। तो इनको आप मत भूलिएगा, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट्स हैं। अब हम लास्ट पॉइंट की बात करेंगे। अब हम लास्ट पड़ाव की तरफ है, जिसका नाम है कंप्यूटर कला। आज के समय का सबसे लोकप्रिय, सबसे प्रचलित और सबसे प्रसिद्ध जो है कला है कंप्यूटर कला, जो कंप्यूटर के माध्यम से पेंटिंग बनाई जाती है। आज के समय में मोबाइल में भी पेंटिंग बनाई जाती है, टैबलेट में बनाई जाती है। तो आज का आधुनिक युग ही जो है पेंटिंग में है। बात करें तो 1965 में इसका स्टार्टअप हुआ था। 1965 में इसका स्टार्टअप जो चार्ल्स क्यूरी ने किया था। चार्ल्स क्यूरी जो है अमेरिका के रहने वाले हैं और कंप्यूटर कला अमेरिका में ही जन्म लिया है। और चार्ल्स क्यूरी का जो जन्म हुआ है 1922 में हुआ है। और इनको जो है फादर ऑफ डिजिटल आर्ट को कहा गया है और कंप्यूटर कला के पिता कहा गया है चार्ल्स क्यूरी को। तो आप इनको भूलिएगा मत, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट मैंने बताया है मित्रों, ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप लोग इसको मिस मत करिएगा। जितने भी पॉइंट्स कवर किया गया है हमने संक्षिप्त में बताने का प्रयास किया है। यदि आप जानना चाहते हो कौन कौन सा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबसे पॉपुलर है, जो आपको ज़्यादा पढ़ना चाहिए, तो पॉपुलर है सबसे पहले आ जाते हैं लियोनार्डो दा विंची को पढ़िएगा। और ये आपका जो है राफेल, माइकल एंजेलो, पिकासो और ये मोने हैं, या आप गणितीय चित्रकार हैं। और वॉन गॉन्ग हैं और टर्नर है। और साथ ही साथ हम बात कर सकते हैं कांस्टेबल हैं। ये ऐसे पेंटर हैं जिनके बारे में आप ज़्यादा जान सकते हैं क्योंकि मोस्टली एग्जाम में आता है। यदि हम जितने वाद की बात करते हैं तो वाद में जो है घनवाद,
घनवाद की बात करते हैं, हाइरेंस्का की बात कर लेते हैं, प्रभाववाद की बात करें, उत्तर प्रभाववाद की बात करें, अविवेचनावाद की बात करें, दासवाद की बात करें, तो ये जो पॉइंट्स हैं जिनको आप जो है मोस्टली आप ज़्यादा कवर कर सकते हो। और आज के समय में जो कंप्यूटर कला है, ऑफ कला है और पॉप कला है, इन सब कलाओं को भी जो है आप विस्तार में नॉलेज गेन कर सकते हो। यूट्यूब पर इसकी वीडियो अवेलेबल हैं और साथ साथ गूगल पर भी अपलोड हैं। और साथ ही साथ इनसे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं, बहुत सारे जो इनके बारे में मैंने वीडियो आपको मतलब यूट्यूब चैनल में दे रखा है, आप मेरे लिस्ट में जाकर उसको चेकआउट कर सकते हैं और इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ आप और ढेर सारी नॉलेज गेन करना चाहते हैं और कहीं एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे जो है ऑनलाइन क्लास से SP90 ऑनलाइन क्लास से जुड़ सकते हैं और अपनी नॉलेज को आगे बढ़ा सकते हैं। आपको डिफरेंट टाइप के नॉलेज आपको यहाँ से मिलती हैं। अगर वीडियो आपके कितना महत्वपूर्ण होगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छा वीडियो अच्छा लगता है लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों को शेयर करना मत भूलिएगा। ये वीडियो आप उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि आपका ये छोटा सा काम हमारे लिए और सबके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए काम कर रहा है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए। किसी प्रकार के कन्फ्यूजन है इस वीडियो से संबंधित तो कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। अगली नई वीडियो क्या देखना चाहते हैं, किस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।